नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शासकों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के कारण। मैं डॉक्टर सुखाराम सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। भारत में सन 1206 में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है और मुस्लिम सत्ता की स्थापना से पूर्व भारत में भारतीयों का शासन था। किस प्रकार से इस मुस्लिम शासकों ने या तुर्कों ने भारतीय शासकों को पराजित करके और मुस्लिम सत्ता की स्थापना की, अर्थात हम कहें कि किस प्रकार से ये लोग सफल हुए और भारतीय क्यों असफल हो गए इनसे। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम इतिहासकार हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज ने तुर्कों के आक्रमणों के बारे में बड़ी विस्तार से वर्णन किया है कि उन्होंने विजय पाई है, और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि विजय तो पाई है लेकिन विजय के कारणों के बारे में वो लोग नहीं बोलते हैं कि विजय के कारण क्या रहे। वो केवल एक लाइन लिखते हैं कि खुदा ने इस्लाम को विजय प्रदान की। इसके अलावा एक फ़क्र मुदब्बिर एक इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ आदाब उल हर्ब में मुस्लिम सेना के घोड़ों का विस्तार से वर्णन किया है। तुर्की सेना के जो घुड़सवार सेना है उनका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और उसके विजय का एक बड़ा कारण वो बताते हैं, और इसके साथ ही साथ वो भारतीय सामंती सेना की बड़ी आलोचना करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए आधुनिक अंग्रेज इतिहासकारों की हम बात करें तो एल्फिंस्टन, लैनपुर और विंसेंट आर्थर स्मिथ इत्यादि अंग्रेज इतिहासकार हैं जिन्होंने बाद में इन चीज़ों पर अपना अध्ययन करके और कुछ अपने मत दिए, जिनमें उन्होंने लिखा कि तुर्क सेनापति या तुर्क सैनिक अधिक श्रेष्ठ थे और वो शीत प्रदेश के रहने वाले थे और मांसाहार करते थे। लेकिन ये मत कोई ज़्यादा उपयोगी या कहना चाहिए कि इस मत को स्वीकार करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय शासक इस काल में अधिकतर राजपूत थे जो साहस, वीरता और सामरिक उत्साह में किसी प्रकार से तुर्कों से कम नहीं थे, और कई बार उन्होंने तुर्क सेनाओं को धूल चटाई है। तो इसलिए इस मत को स्वीकार करना भी सत्य नहीं प्रतीत होता, एक जायज़ कारण हम इसको नहीं मानते। अतः तुर्कों की सफलता के कुछ सामूहिक कारणों पे हम चर्चा करते हैं। पहला कारण है सैनिक कारण। सैनिक कारण लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, और इस कारण में हम देखते हैं कि तुर्कों के पास में एक घुड़सवार सेना का एक बहुत बड़ा भाग होता था, या अधिकतर सेना घुड़सवार सेना होती थी और भारतीयों के पास में पैदल सेना होती थी। घुड़सवार सेना का पैदल सेना के साथ में कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि घुड़सवार सेना की गतिशीलता बहुत अधिक होती थी और वो पैदल सेना को किसी भी प्रकार से तितर बितर करने में सक्षम होते थे। इसके अलावा तुर्क सिपाही या सेनापति श्रेष्ठ धनुर्धर होते थे, और बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि किस प्रकार से एक तुर्क सिपाही घोड़े की पीठ पे बैठ करके और दौड़ते हुए घोड़े पे वो चारों दिशाओं में तीरों की बौछार करके और दुश्मन की सेना को तितर बितर कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ घोड़े पे बैठा हुआ तीर कमान लिए हुए एक तुर्क सिपाही और दूसरी तरफ हाथ में तलवार लेकर के पैदल चलने वाले एक सिपाही के बीच की ये लड़ाई थी। तो जीत किसकी होनी थी ये दिख रहा है इसमें। और सेना में एक रिजर्व सेना का कंसेप्ट जो पहली बार तुर्कों ने भारत में यहाँ लाया गया था, ये तुर्क सेनाओं में या तुर्की सेना नायकों ने मध्य एशिया के अंदर कुछ तकनीकें, युद्ध की जो नई तकनीकें और चालाकियाँ जो ईजाद हुई थी, उन सब का प्रयोग यहाँ भारतीय शासकों के विरुद्ध किया। एक रिजर्व सेना, एक संरक्षित सेना, रक्षित सेना का कंसेप्ट लाया, जिसके कारण से दोनों सेनाएं जब लड़ कर के थक जाती, उस समय में तुर्क अपनी रक्षित सेना को मैदान में उतारते और अंत में विजय का झंडा जो है वो फहरा देते। अगला कारण है राजनीतिक कारण।
इस समय भारत में हम देखते हैं कि भारत में कोई एक छत्र राजनीतिक सत्ता नहीं थी। भारत विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और ये राज्य अपने निहित स्वार्थों या तुच्छ स्वार्थों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सीमा के विवाद इनमें आपस में थे। अतः इन्होंने संगठित होकर के किसी भी तुर्क सेनापति या शासक का सामना नहीं किया। अतः जब भी तुर्कों के आक्रमण हुए तो एक शासक ने लड़ाई लड़ी है, वहीं दूसरा उसके पास में खड़ा खड़ा देखता रहा है कि चलो अच्छा है, इसको तो ठीक किया जा रहा है, क्योंकि आपस में उनकी जो दुश्मनी थी उस वजह से वो एक होकर के और इन विदेशी आक्रांताओं का सामना नहीं कर सके, संगठित होकर के नहीं लड़े। अगला कारण है सामाजिक कारण। हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दोष ये था कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य की आज़ादी नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था जिसमें समाज के उच्च वर्णों को ही शासन और सत्ता में भागीदारी थी, राजनीतिक भागीदारी थी, जबकि निचले वर्णों को शासन में भागीदारी नहीं थी। अतः वो उन लोगों को सत्ता, शासन और राजा और राजकीय कार्यों से अपने आप से विमुक्त थे। इस प्रकार से जब भी तुर्की आक्रमण हुए तो तुर्की आक्रमणकारियों ने कुछ चंद राजवंशों को पराजित करना पड़ा। उनको आम जनता का विरोध नहीं झेलना पड़ा, अन्यथा इसके परिणाम कुछ और हो सकते थे। अतः हम देखते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था का एक दोष जो था, ये भी भारतीयों की पराजय का एक बड़ा कारण जान पड़ता है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की भी हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि महमूद गजनवी, गौरी और ऐबक जैसे महान सेनानायक उस समय में थे, जिनका मुकाबला विजयपाल, आनंदपाल, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद घेड़वाल जैसे भारतीय शासकों से था, जो इन तुर्की सेनापतियों से कहना चाहिए कि ये अधिक बुद्धिमान, दूरदर्शी और छल कपट में उनके बराबर के नहीं थे। तुर्क आक्रमणकारियों का एकमात्र मकसद ये होता था कि येन केन प्रकारेण विजय हासिल करनी, चाहे छल से हो, कपट से हो, युक्ति से हो, उक्ति से हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन विजय पताका जो है वो उनके पक्ष में होनी चाहिए। जबकि भारतीय शासकों की कुछ नीतियाँ थी, जैसे पराजित सेना के ऊपर वार नहीं करना, या भागती हुई तुर्की सेनाओं का पीछा करके उनको समाप्त नहीं करना, ये नहीं करते थे ये काम। इसलिए प्रत्येक साल इनको नए नए आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। और एक कारण हम दूसरा कारण ये भी देखते हैं इसमें व्यक्तिगत कारणों में कि कोई भी भारतीय शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने यहाँ से जाकर के गजनी पे आक्रमण किया हो, यहाँ से जाकर कंधार पे, काबुल पे आक्रमण किया हो, ईरान पे आक्रमण किया हो। एक भी उदाहरण भारतीय इतिहास में हमें नहीं दिखाई देता है। हमारे सिर पे जब संकट आ गया है तब जाकर के हम नींद से जागे हैं और हमने सिर्फ लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। अतः उस स्थिति में अगर हारे तो सब कुछ समाप्त, और जीते तो तुर्क वापस भाग गए, और अगले साल वो वापस दोबारा से पुनः उसी संकट के लिए हम दोबारा से तैयार रहे। तो हमारी कुछ तैयारियों में कमी थी। हमारी नीति हमेशा डिफेंसिव रही, हम डिफेंसिव मोड में रही कि देखिए क्या करते हैं तुर्क, इस बार आएंगे तो देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम आगे चल करके उनको रोकते या संगठित होकर के उनका सामना करते हैं। इस प्रकार की नीति हमारी नहीं रही। हम देख रहे हैं कि चौहान वंश इस काल का 11वीं और 12वीं शताब्दी का एक महान वंश था, और अजमेर उनकी राजधानी थी। इससे पूर्व कितनी बार तुर्क आकर के अजमेर की पहाड़ियों के बीच अन्ना सागर झील तक में युद्ध हुआ है। आप देख रहे हैं कि आपके सिर के ऊपर आकर के उन्होंने लड़ाई करी है और आप वहाँ पे सोए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जीत गए तब तो ठीक है, आपने अपने आप को बचा लिया, लेकिन परास्त हो गए तो सब कुछ जो है नाश होने वाला है। और वो 1192 की जो तराइन का दूसरा युद्ध था, उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही चौहान राज्य जो है 1 मिनट में समाप्त हो गया। कुछ आकस्मिक कारणों की हम चर्चा करते हैं कि आकस्मिक कारणों में आनंदपाल का हाथी का बिगड़ जाना, हाथी बिदक गया साहब। जयचंद लड़ते लड़ते बहुत वीरता से लड़ रहा था,
भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत वीरता से लड़ रहा था और उसकी विजय होने ही वाली था कि जयचंद की आंख में तीर लग गया। ये हमारे साथ ही ये दुर्भाग्य क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि शायद कोई ना कोई कमी हमारी युद्ध नीति में, हमारी राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसके अंदर कुछ रही होगी, जिसकी वजह से हमें हमारे साथ भाग्य ने हमें हमारा साथ नहीं दिया। क्योंकि भाग्य भी उसी का ही साथ देता है जो जागता है। कि हम सोए थे, वो वहाँ से आकर के आक्रमण करें, उन्होंने जीता, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और हमने एक झटके में सब कुछ खो करके और अपने आप को मैदान से, इस रेस से अपने आप को पार कर लिया। तो इस प्रकार ये कुछ सामूहिक कारण थे जिनकी हमने विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार से ये आक्रमण हुए और उनको तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई। थैंक यू।